आज मेरे बेटे की दूसरी शादी थी। उसके पहले शादी का क्या हुआ? मैं उसे भूल जाना चाहती थी क्योंकि वो बड़ी ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसकी दूसरी शादी थी। मुझे यकीन था कि वह मेरे बेटे का ख्याल जरूर रखेगी। मेरा बेटा बहुत कमा रहा था, अच्छा और बहुत ही सुंदर था। वह इस परिवार का एकमात्र वारिस था। सभी उसे प्यार करते थे, इसलिए किसी को भी यह बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेजी से धड़क रहा था और मैं चिंतित हो रही थी। मेरी बेटी को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह चिंतित थी। वह बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा? मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो। मैं पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी आ गए हैं। पिछली बार देश में एक महामारी के कारण इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर सके थे, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत उत्साह के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछले शादी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे और यह भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा भी खुश था, कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उसकी यह पत्नी पहली पत्नी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही चाहिए था। सर्दी का मौसम था, ज्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे। समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था, लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है, बहुत थक गई होगी। मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात खराब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो ही जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफी सॉफी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरे जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता। लड़कियों को तो अपनी शादी का बहुत शौक होता है। उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है। बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल के खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसलिए सोचा इनसे सलाह मशवरा कर लूं। लेकिन उन्होंने मुझे ही अपनी बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब वो दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। बाकी सबको कमरे से निकालकर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही धैर्यवान लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करके आई थी। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उलटी सीधी बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना। सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस विषय पर बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई सी बोली। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर के इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का हाथ थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सब बहुत थक चुके थे, इसलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर बाद आखिर मैं सोने चली गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार घड़ी की ओर ही देख रही थी। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक जोरदार चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चल गया कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। यह एक लड़की के चीखने की आवाज थी और वह लड़की कौन हो सकती है, मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाजा खुला
और मेरी बहू पागलों की तरह चीखते हुई बाहर भागी। उसे पता ही नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया? अंदर क्या अनन, अपने आप को संभालो। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वो बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल थे हर तरफ, और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वह कमरे में ही नहीं था। उसका फोन भी बंद था। कमरे की हालत तो बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीजें टूटी होती या उसने अपने वीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा अरविंद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी। वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसके माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए, फिर अपनी माँ के घर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी, और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है, ना कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देखती रही। ये तो पहले भी हो चुका था, जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। मेरी पहले बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरी पसंदीदा लड़की थी, वो मेरी बेटी की दोस्त थी और वह उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। इन लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया था। वो एक अमीर पिता की बेटी थी। वो बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो अरविंद को पसंद करने लगी है, और शायद इसीलिए रिश्ता भी भेजा गया था। लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शादी के पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी, और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। सबने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में तो सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था, लेकिन वह भी कह रही थी, अगर मैंने नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी आपके बेटे के साथ। मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि उस व्यक्ति को बुलाओ, हम उससे पूछें कि उसे हमारी बेटी के साथ क्या किया है। अरविंद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने एक चुप साध ली थी, कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वह अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया था। सब मेहमानों के सामने हमारी नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अरविंद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। अरविंद के पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे।
सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़के की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। वह बहुत चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी मैं। काश अरविंद के पिता होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के तानों को मैं अकेली ही सुनती रही। अरविंद बड़ा था। अरविंद से छोटी ही मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थीं। कोई कह रहा था पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है अरविंद दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना ज्यादा डर गई, जितनी मुंह उतनी बातें थीं। लेकिन मेरे पास इन सब का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता न हो तो वह खुद ही कहानियां बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियां सच से कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। लेकिन समस्या तो ये थी कि सच तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा क्या था कि सुहागरात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखते हुए भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा, हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उनके घर फोन कर दिया। भले ही वो हमसे रिश्ता खत्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा, अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? मेरी आवाज सुनते ही वो भड़क गई थी और बोली थी, मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। खबरदार जो आगे से आपने फोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वो कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उससे डरकर भाग जाती थीं? अरविंद की बात करूं तो अरविंद बहुत ही सीधा साधा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। अरविंद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने से भी वो बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड जरूर था। वह कहता, मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें पहनता, पढ़ाई में भी अच्छा था, नौकरी भी टाइम से मिली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन श्रुति को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर घर आता। घर में खर्च के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी कोई ऐसे नहीं थे जो मैं कहती कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। एक सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उसे फोन पर बात भी होती थी। मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी वो अपने मुंह से कहता, मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी से कर दे, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी। ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। अरविंद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत तो बात भी करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि अरविंद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताएं कि आखिर सुहागरात के कमरे में अरविंद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियों से तलाक हो चुकी थी। मैं यह भी चाहती थी कि यह जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भागकर ना जाए। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। मैं बहुत सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि मैं अरविंद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी।
जिसके पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो, और जल्दी ही मुझे ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़के वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा छान भी नहीं की। लड़की कम उम्र थी लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बस वह ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य से नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की पत्नी कुछ समय ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की स्थिति में मैं बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राजी हो गए थे। मैंने अरविंद को लड़की की फोटो दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया। बोला, मुझे नहीं करनी शादी, इतनी आम से शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। अरविंद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा था, चुप हो जा, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक माँ हूं ना, इसलिए सोचती हूँ कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ हो तू अपनी जिंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर अरविंद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में चोट जरूर था। वह मुझसे नजरें चुरा रहा था, लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जानकर रहूंगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे पर ले लूंगी, लेकिन उसे यह नहीं बताऊंगी कि पहले उसकी पत्नियां डरकर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूंगी, उसे भरोसा दिलाऊंगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए, मैं उसकी समस्या का समाधान करूंगी। पर इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से अरविंद की शादी कर दी। लड़की का नाम रश्मि था, बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दें, भाई को भाई के हाल पर छोड़ दें, लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा, हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फर्ज है। खैर, शादी निपट गई। इस बार मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो कि मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले थे। मेरी कुछ सहेलियां वगैरह थे और उनके परिवार वाले थे। रश्मि को मैं अरविंद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने रश्मि का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, रश्मि बेटा, तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनो। रश्मि आश्चर्य से मुझे देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो अभी करनी है। मैंने रश्मि को समझाते हुए कहा, बेटा, अरविंद इस शादी के लिए राजी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया है। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ, लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है। जो भी हो तुम्हें सब कुछ मुझे बता देना है। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। रश्मि ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में से हिला दिया था। मैं थोड़ी संतुष्ट हुई थी और रश्मि को आराम करने का बोलकर बाहर आ गई। मैं अपने कमरे में नहीं गई, बहरहाल मैं बाहर सोफे पर ही लेट गई। श्रुति को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि मम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती है। आपको किसी की बेटी की जिंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्रुति जा चुकी थी और मैं सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, ये रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने के पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने भगवान को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। रश्मि चीखते हुए बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट के अंदर लिया था।
मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। वह कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। रश्मि तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वह अरविंद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन रश्मि के घर से फोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम यह काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फोन पकड़े वहीं सोफे पर बैठ गई, यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था और तब भी वह इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में? हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे ही दिन वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी? मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है? अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त अब अरविंद पर नजर रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ एबनॉर्मल भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था, जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने अरविंद के दोस्त को फोन लगाया। उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को मैंने पूछा, नितिन, तुम तो अरविंद के इकलौते दोस्त हो जिससे अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे अरविंद के बारे में सब कुछ बताओ, उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ बताया होगा। लेकिन यह सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी कि उसने अपने दोस्त को यह भी नहीं बताया कि मेरी 3 शादियां हो चुकी हैं और मेरी तीनों पत्नियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं। लेकिन उसने यह बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। यह मुझे काफी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया हो क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वह भी 3-3 पत्नियों का। धीरे धीरे 6 महीने और गुजर गए। घर में सब कुछ और नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अरविंद को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर से अरविंद की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। और लड़की भी किसी ऐसे घर से लाई थी जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के माता पिता को नहीं बताई थी। बस वह लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने शादी से पहले ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज्यादा डर गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है? जो कुछ भी होगा उसे सहन करूंगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम सुमन था, भले ही गरीब घर की थी लेकिन बहुत ही संस्कारी और समझदार लगी मुझे। दिन ही दिल में खुश हुई कि अगर सुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिके रहती है तो यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी।
संस्कारी होने के साथ साथ सुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी। इस बार शादी मंदिर में हुई थी। सब कुछ ठीक था और हैरानी की बात तो यह थी कि रात भी गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद ही दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। अरविंद कमरे में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि वह सिर्फ डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं है। अरविंद के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे वह भी परेशान है। इन सब हालातों से अच्छे से चेकअप करने के बाद और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर साहब चले गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। मैं सुमन के पास ही बैठी रही। थोड़ी देर में सुमन ने आंखें खोल दी थीं। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास। मैंने सुमन का हाथ पकड़ लिया। सुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम तो मान भी गई थी। फिर तुम अब ऐसा क्यों कह रही हो? लेकिन सुमन मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहे, मैं अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहे। लेकिन सुमन, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझे जरूर बताऊंगी। आंटी, अरविंद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने अरविंद के बारे में बोला तो वह मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दें। उसकी आंखों में विनती के ऐसे करूण भाव थे कि मैं उसे रोक न सकी। सुमन चली गई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि अब वो कुछ ही देर में सुमन के माँ बाप का फोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शायद सुमन ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। अरविंद की तीनों पत्नियों ने तो दूसरे दिन ही तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सुमन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब था सुमन अब भी मेरे बेटे की पत्नी थी। मैंने सोचा कि अब मैं अरविंद का चेकअप कराकर ही रहूंगी। अपने होशो हवास में तो अरविंद ऐसा कभी भी नहीं करने देता। इसलिए एक दिन मैंने अरविंद के खाने में नींद की दवाई मिला दी। अरविंद के गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया। डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और यह बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर चला गया। और फिर मैं बेसब्री से अरविंद की रिपोर्ट का इंतजार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। यह सुनकर तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल है तो शादी के पहले ही रात में उसकी पत्नियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोचकर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोचकर मैं सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही सुमन डर गई थी। वह हम लोगों के साथ ज्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी सुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही सुमन बोली, आंटी जी, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई हैं? मैंने सुमन को बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। तुम्हें मुझे बता सकती हो कि या फिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर सुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली,
आंटी जी मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़े। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं हुई तो फिर मैंने सुमन से कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर ही सकती हो ना। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो सुमन डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो मान गई थी। मैं सुमन को अपने घर ले आई। सुमन के माता पिता ने बहुत ही खुशी से अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बनाकर मैंने अरविंद के कमरे में बैठा दिया। अरविंद को मैंने पहले ही फोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूंगी, तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, वहां जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर अरविंद ने सिर्फ हू में जवाब दिया था और फोन काट दिया था। मैं अरविंद के कमरे में ही छुपकर बैठ गई। आज सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ। उसने एक नजर सजी सवरी बैठी सुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अब भी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनते ही सुमन बेड से नीचे उतरकर खड़ी हो गई थी। डर से वो थर-थर कांप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो अरविंद गया था, फिर ये औरत की आवाज क्यों? तभी अरविंद बाहर निकला और अरविंद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा सा, या यूं कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था, मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद सुमन की तरफ बढ़ा था। सुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और अरविंद को रोकने की कोशिश कर रही थी। अरविंद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? अरविंद ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन अरविंद? प्रमिला नाम है मेरा। मौका देखकर सुमन कमरे से भागी थी। इससे पहले अरविंद फिर से मेरे पास आता। मैं भी कमरे से बाहर निकली और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अरविंद के भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैं डरी सहमी सुमन को अपने सीने से लगा रही थी। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा सकते में थी और डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मारना है, अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा सुमन, शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद अरविंद पर किसी भूत का साया है। सुमन को मैंने अपने रूम में ही सुला लिया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। 8 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही मैंने डॉक्टर से यह भी कहा कि मुझे लगता है अरविंद पर किसी भूत का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता यह किसी भूत का साया है, मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज लगता है। उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट मरीज बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। और ये दौरे अरविंद को क्यों पड़ते हैं? इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर सकेंगे।
डॉक्टर्स मुझे तसल्ली देकर चले गए थे। सुमन जाग चुकी थी, रात से थोड़ा सामान्य लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए सुमन बोली कि मुझे लगता है अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। सुमन के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तुम मुझे मम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये कैसे कह सकती है? सुमन ने हैरानी से पूछा। मैंने सुमन से कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई है, अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, अरविंद बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए सुमन राजी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा था, सुमन बेटा, अब तो एक बार मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए मुझे मम्मी जी कहा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मुझे उम्मीद की किरण नजर आई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला था। सुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम तरोताजा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराजगी से बोला, क्या मम्मी जी, मेरा दरवाजा बाहर से बंद किसने कर दिया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने एकदम नॉर्मली ही बात की थी। बोली, पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया, चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं अरविंद के कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। सुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई परमिला नाम की लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। प्रमिला धीरे धीरे दिमागी मरीजा बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगते थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। प्रमिला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके मायके भेज दिया था। दुल्हनों को देखकर प्रमिला का पागलपन कम नहीं हुआ था और प्रमिला के कैरेक्टर में ही अरविंद ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयां दूंगा और जो उपन्यास अरविंद पढ़ता है वह सारी किताबें आप रूम से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे प्रमिला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और मेरी मेहनत से अरविंद ठीक होने लगा था। सुमन अरविंद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में अब मैंने सुमन के लिए प्यार देखा था। सुमन कहीं भी जाती अरविंद की निगाहें उसका पीछा करती थीं। अरविंद का इलाज चलते आज 3 महीने हो चुके थे। सुमन ने जैसे मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे सुमन जैसी बहू मिली। सुमन अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब अरविंद बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैंने सुमन से कहा कि सुमन, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। इसके बाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। सुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बनकर अरविंद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर सुमन डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल भी गई। शायद उसे भी यकीन था कि अरविंद अब ठीक हो चुका है। वह भी अरविंद की प्यार भरे नजरों को समझ चुकी थी।
सुमन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम दरवाजा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भगा आना। रात को अरविंद के आने से पहले ही मैंने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया। अरविंद के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था मैंने। अरविंद के आने का टाइम हो गया था। मैंने सुमन को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई। थोड़ी देर में अरविंद भी आ चुका था। खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थीं। मैं समझ गई थी कि अरविंद किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। कुछ देर में अरविंद खुद ही बोला, मम्मी, सुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या कहीं गई हुई है? मेरे बोलने से पहले ही श्रुति बोल पड़ी, मैया, भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरविंद, तुम पहले खाना खत्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। अब पता नहीं क्या होने वाला है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। मैं भी अरविंद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में मुझे सुमन और अरविंद की सरगोशियां सुनाई देने लगी, लेकिन प्यार में डूबी हुई सरगोशियां। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक को सुकून उतर गया। मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आ गई और सुकून से लेट गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली। जल्दी जल्दी उठकर किचन की तरफ भागी तो सुमन को किचन में पहले से मौजूद पाया। मुझे देखकर सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नजरें और शर्मीली मुस्कुराहट से ही मैं पहचान गई कि सब कुछ ठीक है। मैंने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा, सुमन बेटा, तुम इतनी सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन थोड़ा शर्माते हुए बोली, मम्मी जी, वह अरविंद को कॉफी चाहिए थी, वही बना रही थी। सुमन को कॉफी बनाता छोड़कर मैं बाहर हॉल में आ गई और सोफे पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। आज मेरे अरविंद के और सुमन के जीवन में खुशियां ही खुशियां थीं। भगवान मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।